हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में अगेन हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो इसमें सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो पूछा गया है कि हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि तीनों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जल को अपनी जड़ के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करते हैं। दूसरा है CO2 को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और तीसरा है क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें यदि आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली एक टर्म आई है आपकी प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ज़रूरी होता है पानी, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा सूर्य का प्रकाश, और चौथा होता है हरे वर्णक यानी कि पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और इस पूरी घटना को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो यहाँ पर सबसे पहला ही पॉइंट दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जल को जड़ के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करता है, तो इसका मतलब जल मिल गया। दूसरा CO2 वायुमंडल से मिल गई। तीसरा जो क्लोरोफिल है और ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, यानी कि तीनों ही कथन हमारे सत्य हैं। अभी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कवक के ऊपर, यानी कि फंगस के ऊपर या फंजाई के ऊपर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या पूछा गया है कि कवकों के संदर्भ में विचार करें। पहला ऑप्शन है कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन वे अपना भोजन नहीं बना पाते। दूसरा है कवक विषम पोषी होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे पौधे, यानी कि जो पौधे हरे नहीं होते हैं, ये समझ लीजिए जो पौधे हरे नहीं होते हैं या जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। जिसमें आपका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि कवक है, यानी कि जिसको फंगस बोला जाता है, या खमीर है, या कुकुरमुत्ता है। ये सभी एग्जाम्पल ऐसे पौधों के हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यानी कि पौधे अपने भोजन के लिए, जो पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होना पड़ता है, उन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में भी है, सेकंड में भी दिया हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा पहला ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दूसरा है कवक विषमपोषी होते हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों के दोनों ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दीपन के संदर्भ में सत्य कथन है। उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस, जिसको बोला जाता है स्टिमुलस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, उद्दीपन, इसमें पूछा गया है पहला ऑप्शन सभी सजीव बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। दूसरा, मानव में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के लिए तंत्रिका तंत्र व पेशियां होती है। तीसरा है पौधे जल की मात्रा को कम या ज़्यादा करके वातावरण के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले उद्दीपन यानी स्टिमुलस के विषय में बताना चाहूँगा कि उद्दीपन क्या है। तो फ्रेंड्स, उद्दीपन क्या होता है कि एक ऐसी कोई भी क्रिया जो अनुक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि कोई भी ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि एक्शन का रिएक्शन उत्पन्न करती है, तो उसे हम उद्दीपन या स्टिमुलस कहते हैं। सभी जो सजीव वस्तुएं होती हैं वे इस प्रकार की अनुक्रियाएं उत्पन्न करने की कैपेसिटी रखती हैं। जंतुओं को उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के लिए तंत्रिका तंत्र व पेशियां होती हैं। यदि मैं जंतुओं की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र व पेशियां होती है, किसके लिए, उद्दीपन के प्रति
अनुक्रिया करने के लिए या अभिक्रिया करने के लिए, जबकि पौधों में जल की मात्रा को कम या ज़्यादा करके ये कार्य करते हैं। तो इस तरह से उद्दीपन के विषय में हमने बताया कि जंतुओं में भी और पौधों में भी किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जैसा कि पहला है कि प्रतिक्रिया प्रति अनुक्रिया होती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, मानव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया किसके द्वारा करता है? तंत्रिका तंत्र व पेशियों के द्वारा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है हमारा। और फिर इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर बताया है थर्ड में कि पौधे जल की मात्रा को कम या ज़्यादा करके वातावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? ये भी हमारा सत्य हो जाता है। तो इस तरह से हमारे तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलीय पौधे पानी में पलवन करते हैं। पलवन मतलब तैरते हैं, यानी कि फ्लोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पलवन के लिए उनमें एक विशेष उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें एरेनकाइमा कहते हैं, जिसे एरेनकाइमा कहते हैं। सेकंड दिया है, तैरना आवश्यक है क्योंकि पत्तियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जलीय पौधे होते हैं उनके लिए तैरना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इनके जो पत्ते होते हैं, यानी कि पत्तियां जो होती है, वो सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके अपने लिए भोजन यानी कि फूड तैयार कर सके। इसलिए तैरने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का टिश्यू उत्तक पाया जाता है जिसे एरेनकाइमा कहते हैं। कभी कभी अलग से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें उत्तक पाया जाता है तैरने वाले पौधों में, तो इसमें पाया जाता है एरेनकाइमा। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह से इसके दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ के साथ फ्रेंड्स अपना जो कीमती यानी कि वैल्यूएबल कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनुकूलन के संदर्भ में विचार करें, यानी कि अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन या इंग्लिश में इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट या एडेप्शन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, अनुकूलन सजीवों के अंग की संरचना व संगठन में पर्यावरण के अनुकूल बदलाव है। या फिर सेकंड में दिया गया है कि मरुस्थलीय पौधों में पत्तियों का कांटे में तब्दील होना यानी कि चेंज होना अनुकूलन का बेहतर एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुकूलन जो कि पौधों और जंतुओं के शरीर के अंगों की संरचना व संगठन में एक प्रकार का स्वयं होने वाला क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी कि अपने आप ही होने वाला परिवर्तन होता है, जिनमें विशेष प्रकार के पर्यावरण में रहने के योग्य हो जाते हैं। यानी कि एक तरह से एडजस्टमेंट बोला गया है अनुकूलन के संबंध में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से जो आपके ऑप्शंस हैं ये दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारा पहला ऑप्शंस भी करेक्ट हो जाता है और दूसरा भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऊंट का शरीर मरुस्थल में रहने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि उसमें, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऊंट का जो शरीर है कुछ यानी कि कुछ विशेष बातों के लिए उसमें एडजस्ट कर पाता है। जो क्या क्या है ये देखिए ऑप्शंस में दिए गए हैं। गद्दीदार व चौड़े पैर होते हैं। बी दिया है कुबड़ का होना। सी दिया है पानी संग्रह के लिए एक थैली का होना। और इस तरह से उपरोक्त सभी क्वेश्चन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कुबड़ या गद्दीदार पैर या पानी की थैली कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो ऊंट को मरुभूमि यानी कि पर्यावरण में रहने के अनुकूल बना देती है। तो इस तरह से ये सभी ऊंट के यानी कि एडजस्टमेंट के लिए सहायता करती है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका उपरोक्त सभी, यानी कि सभी ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करना चाहेंगे और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी एकदम सिंपल रूप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मॉडरेट लेवल में भी और टफ लेवल में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जिसमें आपका ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायुमंडल में जो सर्वाधिक पाने वाली गैस है वो होती है आपकी नाइट्रोजन। वो होती है आपकी नाइट्रोजन। उसके बाद आपकी आती है ऑक्सीजन का नंबर,
यानी कि नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन्स वगैरह। ये जो गैसें हैं ये सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं। कभी कभी इनकी मात्रा भी पूछ ली जाती है कि कितनी कितनी मात्रा होती है। तो यहाँ पर यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो 78% नाइट्रोजन होती है। और दूसरा यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो अप्रोक्स 21% या 20 पॉइंट समथिंग 09 समथिंग होता है, लेकिन अप्रोक्स यदि मैं बात करूं तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपकी जो मात्रा होगी वो होगी आपकी 0.03%, 0.03%। और वहीं पर यदि मैं बात करूं आपकी ऑर्गन की तो यहाँ पर आपके ऑर्गन की मात्रा 0.93% तक होती है। तो इस तरह से ये सभी के विषय में हमें याद रखना है और मेनली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो पाई जाने वाली गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी कि ये पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का किस प्रकार से बैलेंस बनता है, यानी कि किस प्रकार से बैलेंस रहता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा कि पौधे CO2 का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं और इसके बदले में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, फ्री करते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं। जबकि जंतु ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है। फिर उसके बाद दिया है ऑप्शन सी में दोनों विधियों के द्वारा, या फिर उसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पौधे हैं, प्लांट हैं, वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, और प्रकाश संश्लेषण में अपने भोजन को संश्लेषित करते हैं। इसके बदले ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। वहीं यदि मैं दूसरी ओर बात करूं जंतुओं की, तो जंतु वायु से ऑक्सीजन को लेते हैं और पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों में क्या होता है, एक तरह का संतुलन बना रहता है, एक तरह का बैलेंस बना रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वायुमंडल में जल वाष्प। तो वायुमंडल में जल वाष्प के ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं कि बादल, कोहरा, धुंध इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है जल वाष्प ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले बात बताई गई है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है, सबसे पहले इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो एक प्रकार की प्राकृतिक यानी कि नेचुरल प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित यानी कि पृथ्वी पर जो भी गैसें प्रेजेंट होती है वो पृथ्वी के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। यानी कि कुछ गैसें, सभी गैसें नहीं, कुछ गैसें पृथ्वी के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अभी उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपका CO2 है, जलवाष्प है, मीथेन है, इस तरह की ये गैसें हैं, और आपकी O3 या N2O वगैरह हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में समझ सकते हैं। वहीं पर मैं बात करूं कि वायु में जो विद्यमान जलवाष्प है मौसम संबंधी अनेक घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि ओस का बनना, बादल का बनना, कोहरे का बनना, धुंध का बनना। तो ये सभी क्या है, ये सभी के लिए क्या है, वायुमंडल में जलवाष्प क्या है, ये उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से हमारे दोनों ही ऑप्शंस इसके करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यानी कि एक व दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्योंकि इससे पहले नाइट्रोजन का पूछा गया था, उसी में मैंने इस क्वेश्चन को भी कवर कराया था। तो यहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, तो ये सभी आपको मालूम है। तो कितना होता है, लगभग 1/5 भाग होता है वायु का, यानी कि ऑक्सीजन कितनी होती है, लगभग 1/5 भाग जो वायु होती है वायुमंडल में उसका होता है। तो 1/5 भाग को यदि कैलकुलेट करें तो 21% इसका
क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वहीं 78% आपका होता है नाइट्रोजन N2 का। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फोटोसिंथेसिस के ऊपर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक कच्चा पदार्थ है, यानी कि रॉ मटेरियल है। तो इस संदर्भ में सत्य कथन बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि स्थलीय पौधे CO2 को वायुमंडल से अपनी पत्तियों द्वारा ग्रहण करते हैं। दूसरा दिया है कि जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी दोबारा से बता रहा हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जमीन यानी कि भूमि से जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित करते हैं और खनिज लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में अपने हरित भाग से भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। श्वसन आदि जो क्रियाएं हैं उनके लिए जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि CO2 को कहाँ से लिया जाता है, वायुमंडल से, और जलीय जीव जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करके यानी कि ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में यानी कि किस रूप में ग्रहण करते हैं वो पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सीधे वायुमंडल से, नाइट्रेट के रूप में, या दोनों के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौधे जड़ों से पानी के माध्यम से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसको, नाइट्रोजन को किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा इसमें दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ में कुछ पौधों की जड़ों में स्थित बैक्टीरिया भी वायु में उपस्थित होते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शंस आएगा वो आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है वो गैस युक्त यानी कि पेय बनाने में, ये जो पेय यानी कि जो ड्रिंक्स वाले आइटम्स होते हैं उनमें बनाने में, और अग्निशमन यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आग बुझाने वाले जो हमारे अग्निशमन यंत्र होते हैं उसमें भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं ड्राई आइस की या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको हम सूखी बर्फ बोलते हैं, उसका जो प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जैसा कि मछली है या दूसरे खाद्य पदार्थ हैं या मांस है यानी कि मीट है, उसको संरक्षण के लिए, उसको परिरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, यानी कि नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन का जो प्रयोग होता है वो इसमें, जैसा कि पहला ऑप्शन दिया गया है पहले ऑप्शन में, और पहले ऑप्शन में है खाद्य पदार्थों जैसे कुरकुरे, नमकीन व पैकेटों में हवा भरने के लिए। दूसरा, पौधों को वृद्धि के लिए, यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों तो ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की दहन क्रिया को भी नियंत्रण में रखती है। साथ के साथ नाइट्रोजन पौधों के पोषण के लिए भी एक अनिवार्य तत्व होता है, और कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन घुलनशील नाइट्रेट में बदल जाती है, और घुलनशील नाइट्रेट को पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर
यानी कि सी जो कि नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, यानी कि दोनों ही हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ड्रॉपर में पानी ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि ड्रॉपर को दबाने पर इसके अंदर का दाब कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि जिस प्रकार ड्रॉपर में पानी ऊपर चढ़ जाता है उसी प्रकार पौधे के जाइलम से पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ड्रॉपर से हम दाब हटा लेने के बाद में जो पात्र में जल के तल के ऊपर जो प्रभाव डालने वाला जो वायु दाब है वो पानी के अंदर क्या होता है, उसको धकेल देता है पानी को अंदर की साइड में। तो यहाँ पर ड्रॉपर को दबाने पर उसके अंदर का जो वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे हम ड्रॉपर को दबाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है। और इसी सिद्धांत पर, सेम इसी प्रिंसिपल पर पौधों के अंदर जो जाइलम होता है वो जाइलम क्या करता है, पानी को पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इस तरह से हम ड्रॉपर में और यानी कि पौधे में एक तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाते हैं। जिसमें पहला ऑप्शंस मैंने अभी पढ़ा था कि ड्रॉपर में पानी ऊपर चढ़ता है क्योंकि ड्रॉपर को दबाने पर उसके अंदर वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा, जिस प्रकार ड्रॉपर में पानी ऊपर चढ़ता है सेम फंक्शन जाइलम का होता है जो कि पानी को पत्तियों तक पहुंचा देता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से दोनों ऑप्शंस इसके करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इन सभी क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस किया है और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद लगा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपना कीमती जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स साथ के साथ मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहूँगा कि हमारा एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। तो आप उस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम भी सेम चैनल के नाम पर है, गोपाल स्टडी पॉइंट के नाम से है। आप उसको चैनल के माध्यम से यानी कि उसको प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको रजिस्टर कर लेंगे और साथ के साथ आप उस एप्लीकेशन का भरपूर यूज़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।